हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कृषक और जनजातीय विद्रोह। तो हम लोग बहुत विस्तार से देखेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो जन विद्रोह हुआ था, बेसिकली वह उसने भी क्या की, एक पृष्ठभूमि तैयार की थी 1857 की विद्रोह के लिए। तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, और आप लोगों के सिलेबस में भी, अगर आप लोगों ने सिलेबस दिया होगा तो याद रखिएगा कि जन विद्रोह के लिए अगर जिम्मेदार कारकों की हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट कारक जो निकल कर सामने आता है वो आता है कि भू राजस्व बंदोबस्त की जो व्यवस्था थी वो बहुत ज्यादा, एक तरीके से बोला जाए, अत्याचारी थी। उसने क्या किया था कि किसानों पर, जमींदारों पर अत्याचार किया था। नवीन करों का भारी बोझ भी एक अन्य कारण हो सकता है। किसानों को उनकी भूमि से बेदखल करना, ये सब कारण ऐसे हैं जिसने क्या कर दिया, विद्रोह के लिए एक पृष्ठभूमि को तैयार किया। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि किसान विद्रोह को इतिहास लेखन की सबॉल्टन परंपरा में जनजाति विद्रोह से उभरते, नीचे से उभरते हुए इतिहास की संज्ञा दी जाती है। ऐसे में बहुत से इतिहासकार किसान विद्रोह को पिछड़ा मानकर उनका मूल्यांकन करते हैं और सबॉल्टन विचारधारा की उन बातों से इनकार करते हैं जो इन्हें समानांतर इतिहास की संज्ञा प्रदान करते हैं। सबॉल्टन इतिहासकारों में रणजीत गुहा, ज्ञानेंद्र पांडेय जैसे इतिहासकार जनजाति कृषक आंदोलन को अभिजन के प्रयास करते हैं कि इनके आंदोलन में वे सभी विशेषताएं मौजूद थी जैसे कि अभिजन के आंदोलन में दिखाई पड़ते हैं, जैसे नए सदस्य बनाना, स्थानीय करों का विरोध करना, या फिर ब्रिटिश साम्राज्य से सबॉल्टन के विरोधी इस मत को प्रस्तुत करते हैं कि ये कभी भी एक अलग थलग आंदोलन के रूप में नहीं उभरे, बल्कि इनमें से अभिजन और सबॉल्टन जो है वो साथ साथ रहे। मतलब ये दोनों एक दूसरे से पृथक ना होकर क्या थे, एक दूसरे के साथ साथ थे। आगे देखिए, लिखा है ये माना गया कि वास्तव में भारत में दो पृथक समाजों का अस्तित्व जो है वो वास्तव में इस प्रकार से नहीं रहा है। 19वीं और 20वीं सदी के जो भी आंदोलन थे उनमें से बहुत बार नेतृत्व जो है वो ऊपरी स्तर से आया। उदाहरण के लिए नील आंदोलन को दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में क्या किया गया, आगे बढ़ाया गया। फिर आगे देखते हैं, इसी प्रकार से पाबना विद्रोह जो हुआ था उसमें शंभू चंद्र पाल, खुदीम उल्लाह, ईशान चंद्र राय अभिजन से आए लोग थे। फिर देखिए, लिखा है वर्ष 1875 के दक्कन के उपद्रवों में वासुदेव बलवंत फड़के नेतृत्व करता था। याद रखिएगा, दक्कन का जो विद्रोह हुआ था, दक्कन का जो उपद्रव हुआ था, उसके नेतृत्व करता कौन थे, वासुदेव बलवंत फड़के। एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देख लेंगे एक बार। फिर देखिए, चित्तपावन ब्राह्मण थे जो कि रानाडे से प्रभावित थे। कौन, वासुदेव बलवंत फड़के। अब देखिए, आगे लिखा है कि कृषक विद्रोह में प्रारंभिक विद्रोह जो है वो किसानों का जमींदारों के सहयोगी के रूप में उभरना महत्वपूर्ण था। अधिकांश विद्रोह जो है वो प्रारंभिक स्तर पर अपने स्वामियों के सहयोग के रूप में क्या थे, आगे बढ़े थे। प्रारंभिक उदाहरण किसका मिलता है, सन्यासियों का मिलता है, जिन्होंने अपने भूस्वामियों का साथ देकर विद्रोह को सफल बनाने की कोशिश की थी। ये सन्यासी जो थे वो शंकराचार्य के अनुयायी थे। तो अब हम लोग देखते हैं सन्यासी विद्रोह। देखिए, यहाँ जो चीजें लिखे हैं मैं उससे अतिरिक्त भी आपको बता देती हूँ कि जो सन्यासी विद्रोह हुआ था वह हुआ था 1770 से लेकर 1820। याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि ये जो युद्ध था वो बेसिकली इसका मेन रीजन तो जो था वो क्यों था, तीर्थ यात्रियों के द्वारा तीर्थ स्थानों पर यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाया गया था उस टाइम पे। तो उसके खिलाफ क्या था, यह एक विरोध प्रदर्शन था। सन्यासी विद्रोह, याद रखिएगा इस चीज को। अब आगे जो यहाँ लिखा है वो सारी चीजें पढ़ लेते हैं एक बार। बाकी मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया कि यह विद्रोह क्यों हुआ था। बताइए क्यों हुआ था। तीर्थ यात्रियों के द्वारा तीर्थ स्थानों पर यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाया जाना था, इस वजह से क्या हुआ था, विरोध प्रदर्शन होने लगा था। देखिए, लिखा है इस विद्रोह का प्रमुख कारण जो था वो हिंदू तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध था। यहाँ भी लिखा है 1770 के अकाल ने यहाँ के निवासियों को त्रस्त कर दिया था, यानी बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था। सन्यासी मुख्यतः कौन थे, हिंदू नागा और गिरी संप्रदाय के लोग में से थे जो कभी मराठों, राजपूतों, बंगाल और अवध की सेना में सैनिक थे। इन लोगों को कर मुक्त जमीनें मिली हुई थी। जैसे जैसे बंगाल का क्या होने लगा, व्यापार जो है वो चौपट होने लगा, वहां का जो बिजनेस है वो चौपट होने लगा, सन्यासी भी इसकी गिरफ्त में आने लगे।
आगे देखिए क्या लिखा है। सन्यासी उधार पर पैसा चलाते थे। बंगाल का व्यापार जो है वो चौपट होने से इनका पैसा डूब गया। इन्होंने प्रारंभ में बलपूर्वक धन वसूला और बाद में क्या किया उन्होंने, अंग्रेजी फैक्ट्रियों को लूटने का कार्य किया। सन्यासियों की जो संख्या है वो बढ़ते हुए 50,000 तक पहुंच गई थी। 1820 तक इस आंदोलन को कुचल दिया गया। सन्यासियों ने प्रारंभ में द्विज नारायण केना सरकार के विरुद्ध में नेतृत्व का विद्रोह किया था। इस विद्रोह का जो उल्लेख है वो बंकिम चंद्र ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है। अब आगे देखिए फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह क्या था बताइए। तो देखिए यहाँ लिखा है, फकीर भी हिंदू सन्यासियों की भांति ही थे। ये लोग मदारी और बरहाना जाति के थे। कृषि कार्यों के साथ साथ ये नियमित धार्मिक यात्राएं संपन्न कराते थे। फकीरों के जो नेता हैं वह कौन थे, मजनून अली शाह थे। बाद में इसकी बागडोर जो है वो चिराग अली शाह ने ले ली थी। याद रखिएगा, पहले कौन था, मजनून अली शाह, और फिर उसके पश्चात कौन बना था, चिराग अली शाह। लिखा है, मजनून अली शाह के नेतृत्व में फकीरों ने जमींदारों और किसानों से जबरदस्ती धन को वसूल लिया। राजपूत, पठान और सेना के भूतपूर्व अधिकारियों ने फकीरों का समर्थन किया। आगे देखिए लिखा है, भवानी पाठक नामक एक हिंदू नेता और उनके साथ महिला नेता देवी चौधरानी भी इस विद्रोह के प्रमुख चरित्र थे। फकीर नियमित डकैतियां डालते थे, अंग्रेजों की फैक्ट्रियां लूट लिया करते थे। 19वीं सदी के प्रारंभ तक इस विद्रोह का भी दमन कर दिया गया था। यानी वो युद्ध क्या हो गया था, विद्रोह अब समाप्त हो गया था। उसके पश्चात है कूका विद्रोह। तो देखिए, पंजाब में हाजरों के नाम से प्रसिद्ध इस आंदोलन को प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो भगत जवाहर मल और उनके शिष्य बालक सिंह को है। याद रखिएगा, कूका विद्रोह जो है वो पंजाब के एरिया में हुआ था। ये पृष्ठभूमि जो आप लोगों को क्या करना है, याद करना है। आगे देखिए लिखा है, ये लोग सिख धर्म में व्याप्त बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करना चाहते थे। कूका लोग क्या करना चाहते थे, सिख धर्म में उस टाइम पे जो बुराइयां व्याप्त थी उसे क्या करना चाहते थे, दूर करना चाहते थे। जाति भेदभाव का उन्मूलन करना चाहते थे। सिखों को समानता का अधिकार, मांस, मदिरा, नशीली वस्तुओं से परहेज, अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन इस आंदोलन के लक्ष्य थे। पंजाब पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाने के बाद ये आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया था। याद रखिएगा कि जब पंजाब पर क्या होने लगा था, अंग्रेजों का आक्रमण होने लगा था, तो कूका विद्रोह आपस में जैसे वो लोग लड़ रहे थे उसके बजाय वो लोग क्या करने लगे, आंदोलन को अंग्रेजों के विरुद्ध कर दिए। वर्ष 1872 में क्या होता है, देखिए 1872 में क्या होता है कि इस आंदोलन को बाबा राम सिंह ने नामधारी आंदोलन के रूप में वापस से प्रारंभ कर दिया था। बाद में उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां की 1885 में उनकी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे छोटा छोटा युद्ध है, जैसे कि मतलब छोटा छोटा विद्रोह है। देखिए लिखा है कि बरेली का विद्रोह तो ये हुआ था 1816 में स्थानीय अंग्रेज अधिकारियों की ज्यादतियों के खिलाफ, जिन्होंने चौकीदारी टैक्स को बढ़ाकर लागू कर दिया था। मुफ्ती मोहम्मद एजाज के नेतृत्व में ये विद्रोह संपन्न हुआ था। उसके पश्चात है अलीगढ़ का विद्रोह, जो कि कब हुआ था, सन 1817 में। अगर आप लोगों ने PYQ देखा होगा, ठीक है, चाहे वो CGPCS का PYQ हो, CGPCS का PYQ हो, UPSC का हो या फिर UPPCS का हो, आप लोगों ने एक चीज देखा होगा कि जो इस तरीके के विद्रोह है, जैसे अलीगढ़ का विद्रोह, कित्तूर विद्रोह, मान लीजिए सन्यासी विद्रोह, कूका विद्रोह, ये ऐसे ना दे दिया जाता है 4 पॉइंट और बोल दिया जाएगा कि इनकी प्रारंभ के अनुसार इनका क्रम सजाइए कि ये कब कब शुरू हुआ था। उसके अनुसार क्या करना होता है, फिर आपको आंसर टिक करना होता है। तो इसीलिए आपको जो यहाँ पे सन है ना वो याद रखना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सन आप लोग छोड़ देंगे। आगे देखिए अलीगढ़ का विद्रोह जो कि 1817 में हुआ था। यहाँ के किसान, जमींदार और सैनिक कंपनी प्रशासन में असंतुष्ट थे। जबकि कंपनी ने भू राजस्व बढ़ा दिया तो तालुकेदार दयाराम और भलवंत सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हो गया। उसके बाद देखिए कित्तूर विद्रोह 1824। तो कित्तूर राज्य में अंग्रेजों ने उत्तराधिकार के मामले में हस्तक्षेप किया था। रानी चेन्नम्मा के नेतृत्व में विद्रोह हो गया। 1829 में यह विद्रोह एक बार पुनः भड़का, लेकिन इसे बाद में क्या कर दिया गया, दबा दिया गया। रमौसी विद्रोह, कृषक जत्था दल। ये देखते हैं रमौसी विद्रोह जो है वो, रमौसी क्या थे, एक मराठा सैनिक थे। ये पश्चिमी घाट में रहने वाले आदिम जनजाति थी, जो कि मराठा साम्राज्य के विलय के साथ ये लोग बेरोजगार हो गए थे। और जब अंग्रेजों ने इनकी जमीनों पर कर भी बढ़ा दिया, टैक्स भी इंक्रीज कर दिया, तो क्या होने लगा,
तो चित्तूर सिंह के नेतृत्व में 1882 में रमौसी विद्रोह हो गया। याद रखिएगा, रमौसी विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? चित्तूर सिंह। फिर देखिए 1829 में विद्रोह जो है वो उमा जी के नेतृत्व में वापस से हुआ था। अंग्रेजों ने न केवल रमौसियों को माफ कर दिया बल्कि उनके अपराधों को भी क्षमा कर दिया और उनको पुलिस में भर्ती होने की अनुमति दी गई। उसके बाद आगे देखिए अहोम विद्रोह। तो प्रथम बर्मा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने उत्तरी असम पर अधिकार कर लिया और उसे खाली करने से मना कर दिया। फलस्वरूप क्या हुआ? गोमधर कुंवर, जैसे कि आप गदाधर कुंवर सिंह भी कहीं कहीं नाम पाएंगे, उनके नेतृत्व में यह विद्रोह अहोम विद्रोह हो गया। याद रखिएगा, नेतृत्वकर्ता का नाम मैं ऐसे साइड में छोटा सा लिख लेती हूँ ताकि सबसे पहले अहोम विद्रोह देखूं तो नजर मेरी गोमधर कुंवर पर जाए और याद हो जाए कि इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? गोमधर कुंवर है। याद रखिएगा। यह युद्ध भी 1830 तक खत्म हो गया था। फिर देखिए पागलपंथी विद्रोह, मैंने यहाँ लिखा है करीम शाह और टीपू, यानी इससे समझ में आ रहा है कि पागलपंथी आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे कौन? करीम शाह और टीपू। आइए आगे देखते हैं। लिखा है वर्ष 1814 के बाद बंगाल के क्षेत्र में करीम शाह और उनके पुत्र टीपू के नेतृत्व में विद्रोह फिर से शुरू हो गया था। पागलपंथी सूफियों में मदारी सिद्धांत और हिंदू सिद्धांतों को मिलाकर एक नए पंथ की स्थापना करना चाहते थे। देखिए लिखा है ये लोग आपस में एक दूसरे को भाई कहते थे। इन पर वहाबी विचारधारा का प्रभाव माना जाता है। अंग्रेजों ने इस आंदोलन का भी दमन कर दिया है। उसके पश्चात है फरायजी आंदोलन। क्या है? फरायजी आंदोलन। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है शरीयतुल्लाह एंड दुदू मियां, मतलब कि फरायजी आंदोलन जो था बेसिकली उसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो शरीयतुल्लाह और दुदू मियां थे। अब देखिए आगे लिखा उत्तरी बंगाल के हाजिम शरीयतुल्लाह एवं उनके पुत्र दुदू मियां ने वहाबी विचारधारा से प्रभावित होकर नील की खेती करने वाले जमींदारों का विरोध किया, यानी कि नील की खेती नहीं करना है, इसके खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। इनका कहना था कि सभी भूमि जो है वो ईश्वर की भूमि है, इसलिए किसी भी सांसारिक सत्ता को किसानों से कर वसूल करने का कोई अधिकार नहीं है। फरायजी धर्म संगठन के आधार पर इकट्ठे होने लगे और धीरे धीरे क्या करने लगे? विरोध प्रदर्शन करने लगे। देखिए लिखा है इन्होंने गांव से लेकर जिला और प्रांत स्तर तक एक खलिका की नियुक्ति की थी। फरायजी के प्रतिरोध के कारण ही नीलहे साहबों के वित्त का स्रोत यूनियन बैंक जो है वो दिवालिया हो गया था। फिर देखिए लिखा है दुदू मियां के बाद 1862 से 70 के बाद नया मियां ने इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे मोपला विद्रोह। देखिए मोपला विद्रोह यहाँ पर लिखा है मलिक बिन दिनार और मलिक बिन हबीब, यानी कि मोपला विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? मलिक बिन दिनार और मलिक बिन हबीब। आइए देखते हैं। केरल के मालाबार तट पर मोपलाओं को इस्लाम धर्म में दीक्षित करने का जो श्रेय है वो मलिक बिन दिनार और मलिक बिन हबीब को है। 1921 की जनगणना में 61% मोपला हिंदू और 39% कौन थे? मुसलमान थे। ये मोपला आरंभ में छोटे छोटे शिल्पी होते थे और बाद में ये कृषि कार्य करने लगे थे। अंग्रेजों ने केरल में वहां के सवर्ण हिंदुओं को भूमि का स्वामी स्वीकार कर लिया था। बढ़े हुए भू राजस्व के कारण जमींदारी शोषण अत्याचार के कारण मोपला विद्रोह पर उतर आए थे। याद रखिएगा। देखिए लिखा 1830 में मोपला पहली बार विद्रोही हुए। 1840 1850 1870 के बीच 1921 तक मोपलाओं के विद्रोह होते रहे। मोपला जमींदारों के मंदिरों पर हमले करते थे क्योंकि मंदिर ही जमींदारी संप्रभुता के प्रतीक माने जाते थे। धर्म का अनादर, हिंदू खतरे में है अथवा हिंदू धर्म खतरे में है का नारा काम कर जाता था। मोपला आपस में ही लड़ जाते थे। 1921 में मोपलाओं को गांधी जी के असहयोग ने प्रेरित कर दिया था। इस बार मोपलाओं के जो नेता थे वो अली मुस्लियार थे। याद रखिएगा इस चीज को कि मोपलाओं के नेता जो थे वो मोपला विद्रोह में कौन थे? अली मुस्लियार, जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने एक मस्जिद पर छापा मारा और आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया। अंग्रेजों ने कड़ाई के साथ इसका दमन कर दिया, यानी कि बेसिकली मोपला विद्रोह को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। किसानों की समस्याएं जो है वो बुंदेलखंड के क्षेत्र में भी इसी प्रकार से रही। 1842 के आसपास बुंदेला राजपूत किसान भी क्या करने लगे? विद्रोह पर उतारू हो गए।
जब देखिए अत्याचार हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि हम क्या करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं। अब लगता है कि अगर बात करने से बात ना बने तो युद्ध ही क्या हो जाता है, आपका एक सॉल्यूशन बच जाता है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा भी होगा ये, जैसे अभी मिशन सिंदूर चल रहा है ना, बिल्कुल उसी तरीके से। अब देखिए 1857 के बाद के किसान विद्रोह। देखिए 1857 के बाद 1859 में नील विद्रोह हुआ था। किसके नेतृत्व में, तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में। फिर पाबना कृषक विद्रोह 1872 से 73 के बीच हुआ था। इसमें नेतृत्वकर्ता कौन थे, शंभू चंद्र पाह और खुदीमुल्लाह और ईशान चंद्र राय। फिर देखिए लिखा है कि 1875 में दक्कन उपद्रव। ठीक है, 1875 में क्या हुआ, दक्कन उपद्रव हुआ, जिसमें कि नेतृत्वकर्ता जो थे वो कौन थे, वासुदेव बलवंत फड़के थे। अब आगे देखिए लिखा है दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र कौन थे बताइए। दीनबंधु मित्र जो है वो बेसिकली बोल सकते हैं ऑथर है कौन से बुक के, नील दर्पण बुक के। कब लिखा इन्होंने नील दर्पण, 1859 से लेकर 1860 में। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। जो चीजें हम लोगों ने यहाँ कंप्लीट की है बेसिकली वही चीजें होंगी, एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा है 1859 के रेंट एक्ट में किसानों की मनमानी बेदखली पर रोक लगाई गई थी। किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे। नदियां जिले के अंतर्गत आने वाले बारासात उपसंभाग के किसानों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स पीटर ग्रांट और ईसाई मिशनरियों से प्रोत्साहित होकर दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में नील की खेती करने से मना कर दिया। याद रखिएगा, नेतृत्वकर्ता कौन थे, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। अब देखिए क्या होता है कि जो जमींदार होते हैं, जमींदारों ने भी न्यायालय से अपने पक्ष में कानून बनवा लिया था। फिर उसके बाद क्या होता है कि गवर्नर पीटर ग्रांट ने कानून को 6 महीने से ज्यादा आगे बढ़ाने से मना कर दिया। यानी जो कानून बनाया गया वह कितने महीने के लिए लागू हुआ, केवल और केवल 6 महीने के लिए लागू हुआ। फिर देखिए किसानों के पक्ष में बुद्धिजीवी वर्ग भी आ गया था। माइकेल मधुसूदन दत्त ने दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, तो माइकेल मधुसूदन दत्त ने। अब आगे देखिए क्या लिखा है कि चर्च मिशनरी सोसाइटी के फादर रेवरेंड जेम्स लॉन ने इसे इंग्लैंड में प्रकाशित करवा दिया। इन पर प्रतीकात्मक जुर्माना और सजा हुई। इनके समर्थन में हिंदू पैट्रियाट और अमृत बाजार पत्रिका जैसी पत्रिकाओं में लेख भी लिखे गए। और हालांकि इन लोगों ने अंग्रेजों से ही गुहार लगाई थी, इसलिए जमींदारों ने ज्यादातर मामले न्यायालय के बाहर ही सुलझा लिए थे। अब आगे देखिए पाबना किसान विद्रोह। तो पाबना विद्रोह का प्रमुख कारण 1859 का रेंट एक्ट था। जमींदार लोग लगातार किसी एक जमीन का पट्टा जो है वो 11 से 12 वर्षों तक नहीं देते थे। अपने अधिकारियों के लिए अपने अधिकारों के लिए, अपने राइट्स के लिए क्या किया, किसानों ने पाबना में कृषक संघ यानी कि एग्रोरियन लीग गठित कर दी। शंभू चंद्र पाल, खुदीम उल्लाह, ईशान चंद्र राय किसानों को नेतृत्व दे रहे थे। शीघ्र ही क्या होता है कि ऐसी लीगें ढाका, मेमन सिंह, बाकरगंज और फरीदपुर इत्यादि क्षेत्रों में बन गई। इन लोगों ने स्वयं को सिर्फ और सिर्फ महारानी की रैयत दिखाया। अकाल के कारण बहुत से स्थानों पर उत्पादन नहीं हुआ था। अब देखिए जमींदारों ने कर बढ़ाकर अपने गुंडों के बल पर किसानों से जबरन वसूली की। किसानों ने भी अपनी सेना क्या कर ली है, तैयार कर ली है। किसानों को फरायजी आंदोलन में भी समर्थन मिल रहा था। अंग्रेज सरकार भी क्या थे, तटस्थ थे। देखिए 1885 में सरकार को बंगाल टेनेंसी एक्ट यानी कि बंगाल किराएदारी अधिनियम पारित करके किसानों को रियायतें देनी पड़ी। यानी बेसिकली बोला जाए कि उस टाइम 1885 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, बंगाल टेनेंसी एक्ट पारित किया था, याद रखिएगा। अब देखिए आगे क्या लिखा है, दक्कन का उपद्रव। तो ये कब हुआ था, 1875 में। याद रखिएगा किसके नेतृत्वकर्ता जो थे वो थे वासुदेव बलवंत फड़के। अब देखिए इस विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था, तो साहूकारों का शोषण। याद रखिएगा दक्कन का जो उपद्रव हुआ था उसका जो मेन रीजन था वह क्या था,
साहूकारों का उस टाइम पे शोषण जो है वो बढ़ गया था, जैसा कि दक्कन दंगा आयोग ने भी सिद्ध किया था। इसी की वजह से किसान अपनी जमीनें क्या करते थे, खो बैठते थे। इसी समय अंग्रेजों ने भू राजस्व बढ़ा दिया था। ये वृद्धि जो है वो 50% कर दी गई थी, किंतु कुछ क्षेत्रों में ये 250% तक ही हो गई थी। इतिहासकार नील चार्ल्स वर्थ के अनुसार केवल 5% भूमि जो है वो इस भू राजस्व वृद्धि से प्रभावित हुई थी। इससे दंगों की नौबत नहीं आ सकती थी और ये 5% भूमि ही सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि थी, याद रखिएगा, जिसे कि इन लोगों ने क्या कर दिया था, राजस्व वृद्धि से प्रभावित कर दिया था। और अमेरिकी गृह युद्ध के कारण कपास की कीमतों में उस टाइम पे क्या होने लगी थी, वृद्धि होने लगी थी। गृह युद्ध समाप्त होते ही ये कीमतें निचले स्तर पर आ गई। फिर देखिए लिखा है, सूदखोर महाजन मारवाड़ी और ब्राह्मण थे, किसान मराठी थे। परंपरा के अनुसार सूदखोर महाजन हल नहीं छू सकते थे उस टाइम पे। आगे देखिए, अपनी ही जमीन पर मजदूर बना किसान असंतुष्ट था, मतलब कि उसको खुद की ही जमीन पर क्या बनना पड़ गया था, मजदूर की तरह काम करना पड़ता था। ठीक है। कमिश्नरियत विभाग में किरानी के पद पर तैनात वासुदेव बलवंत फड़के, जो कि रानाडे के धन निष्कासन के सिद्धांत से काफी ज्यादा प्रभावित थे, उन्होंने क्या किया, रमौसी कृषक दल बनाकर विद्रोह कर दिया। किसान सूदखोर महाजनों के कागजात को जला देते थे। फिर उसके बाद देखिए लिखा है, जमींदारों पर इन्होंने हमला तभी किया जब जमींदारों ने कागज देने से मना कर दिया और अपने गुंडों का सहारा लिया। याद रखिएगा, पूरी कहानी की तरह ही है ये। आप अगर एक बेसिकली कोई भी विद्रोह है उसके जो बैकग्राउंड स्टोरी होती है वो अगर पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको काफी ज्यादा समझ में आएगा। जैसे आप यहाँ एक एक लाइन देख रहे होंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि सब कुछ काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखा गया है और एक कहानी की तरह लिखा गया है। अब आगे देखिए, वासुदेव बलवंत फड़के को भारत का रॉबिन हुड कहते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा, क्या कहते हैं, रॉबिन हुड कहते हैं, क्योंकि ये उसी गैली में डकैती डालते थे। फिर देखिए लिखा है, क्या लिखा है कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में ये दंगे भीमरथी तालुका से प्रारंभ हुए थे और जल्द ही क्या होने लगा, ये अन्य क्षेत्रों में भी फैल गए। पुलिस ने क्या कर दिया, उस टाइम पे बड़ी तत्परता से इस विद्रोह का दमन कर दिया। किसानों के निशाने पर मारवाड़ी साहूकार थे, क्योंकि ये अधिक खून चूस समझे जाते थे, यानी कि मारवाड़ी लोग क्या करते थे, बहुत ज्यादा टैक्स वसूल करते थे। फिर उसके बाद देखिए, और ब्राह्मण साहूकार बेहतर सुरक्षा वाले नगरों में रहा करते थे। अंग्रेजों ने फड़के को पकड़ने के लिए इनके पोस्टर लगवा दिए थे जगह जगह पर, और फड़के ने उल्टा पुलिस कमिश्नर का पोस्टर लगवाकर उस पर इनाम घोषित कर दिया था। अब आगे देखिए क्या होता है, 1876 में अकाल के कारण फड़के को किसानों का समर्थन बड़े पैमाने पर मिला था। महाराष्ट्र में असफल होने के बाद फड़के क्या थे, हैदराबाद चले गए थे। वहां पर रोहिल्लाओं की सहायता से एक सेना तैयार करने लगे, किंतु फड़के जो है वो पकड़े गए थे और इन्हें मृत्यु दंड उस टाइम पे दे दिया गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे जनजाति विद्रोह, जिसमें पहला है पहाड़िया विद्रोह। आइए देख लेते हैं। याद रखिएगा, पहाड़िया विद्रोह जो हुआ था वो 1778 में हुआ था। देखिए, हम लोगों को अभी काफ़ी कुछ पढ़ना है, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोगों का लास्ट मिनट रिवीजन जो है वो हो जाए। रिवीजन के लिए ही ये क्लासेस लाई जा रही हैं, बशर्ते कि आप लोग डेली क्लास देखें और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आप लोगों को लगते हैं वो आप लोग क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी में और बार बार उसको रिवाइज कर लीजिए, ताकि जब आप एग्जाम में लिखें तो आप लोगों को भी पता है कि कितने क्वेश्चन लिखने होते हैं और टाइम केवल 3 घंटे होता है। तो आप लोगों का पेन जो है वो रुकना नहीं चाहिए, और ये तभी हो सकता है जब आप लोगों को सारी चीजें क्या होंगी, याद होंगी। आइए देखते हैं पहाड़िया विद्रोह। 1778 में राजमहल पहाड़ियों में बसी ये जनजाति अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह से प्रारंभ हुई थी। अंग्रेजों ने इनसे समझौता कर लिया था और इनके क्षेत्र को दामन ए कोह कहा जाता था। उस टाइम पे याद रखिएगा, क्या कहा जाता था, दामन ए कोह। अब आगे देखिए लिखा है हो विद्रोह। तो 1820 चाईबासा सिंह भूमि हो आदिवासियों ने अंग्रेजी अतिक्रमण के विरुद्ध विद्रोह किया, किंतु दबा दिए गए। हो विद्रोहियों के साथ मुंडा आदिवासी भी संबंधित थे। तो याद रखिएगा, कौन से स्थान पर यह हुआ था, सिंह भूमि झारखंड में, और कौन से सन में, तो 1820 में।
अब आगे देखिए खासी विद्रोह। तो खासी जयंतिया गारो या फिर गारो खासी जयंतिया क्षेत्र में निवास करने वाली खासी जनजाति अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोही हो गई थी, क्योंकि ब्रह्मपुत्र घाटी और सिलहट को जोड़ने के लिए अंग्रेजों ने एक सड़क की योजना बनाई थी। इससे खासी लोगों का शोषण हुआ था, उनकी जमीनें चली गई थी, बेरोजगारी बढ़ने लगी थी। 1829 से 33 के बीच खासी क्या रहे, विद्रोही रहे, यानी विद्रोह करने लगे। इनका साथ जो है वो गारो, भूटिया, सिंगफो जनजातियों के लोगों ने दिया था। और इनके जो नेता थे वह कौन थे? तीरथ सिंह, मानिक सिंह और मुकुट सिंह। देखिए कोल विद्रोह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कोल विद्रोह को मुंडा विद्रोह भी कहते हैं। यहाँ लिखा है कि 1831 से 32 में रांची, हजारीबाग, पलामू और सिंहभूमि के क्षेत्र में कोल जनजाति के लोगों ने जमींदारी शोषण के विरुद्ध विद्रोह किया। इसे मुंडा विद्रोह भी कहते हैं, क्योंकि कोलों के सरदार मुंडा कहलाते थे। बुद्धू भगत, जोआ भगत और जतरा भगत इनके प्रमुख नेता थे, याद रखिएगा। कोलों के सरदार को क्या बोलते थे? मुंडा बोलते थे। आगे देखिए खोंड विद्रोह। तो खोंडों में मकेरिया प्रथा का अर्थ होता है नरबली प्रथा का प्रचलन था। मतलब इसे बंद कराने के जो प्रयास थे उसमें विद्रोह हुआ, जिसे कि खोंड विद्रोह कहा जाता है। इसमें चक्र बिसाई जो था वो खोंड विद्रोह का नेता था। 1846 और 1855 के बीच असम की गारो जनजाति में भी मेरिया प्रथा जो है या मकेरिया प्रथा का जो कारण है वह 1848 में उसकी वजह से क्या हो गया? विद्रोह उत्पन्न हो गया था वापस से। आगे देखिए भील विद्रोह। तो पश्चिमी भारत में बांसवाड़ा, डोंगरपुर, सौठ इत्यादि क्षेत्र में भील राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से विद्रोह हुआ। ये लोग गोविंद गुरु को अपना आदर्श मानते थे। अब हम लोग पढ़ेंगे कोया विद्रोह। देखिए कोया विद्रोह में क्या होता है? देखिए कोया विद्रोह ये आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था। इसने उड़ीसा के भी कुछ क्षेत्रों को प्रभावित किया था। इसका जो केंद्र है वो चोंडावरम का रंपा प्रदेश था। यहाँ पहले भी कई विद्रोह हो चुके थे। 1879 से 80 में टोम्मा सोरा नामक व्यक्ति के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। इसका जो कारण है वो जनजातियों में बढ़ता हुआ अंग्रेजी हस्तक्षेप था। इसी क्षेत्र में 1886 में एक अन्य विद्रोह हुआ जिसे कि कोया विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इस बार इसका जो नेता था वह कौन था? राजा अनंत तैयार था, याद रखिएगा, जिसने कि भगवान राम के नाम पर एक बड़ी सेना तैयार की थी और उस सेना को क्या नाम दिया था? रामदंडू। इसने जयपुर के महाराजा को पत्र लिखकर आग्रह किया कि यदि मुझे कलयुग में शास्त्रों की आपूर्ति की जाए तो मैं भगवान राम की भूमिका निभाने को तैयार हूं। अब आगे देखिए रंपा विद्रोह। तो 1840 से लेकर 1924 तक लगभग 100 वर्षों तक इस प्रदेश में विद्रोह हुआ था। इस कारण से इमारती लकड़ी और चारागाहों पर ये लोगों ने क्या कर दिया था? बहुत ज्यादा मात्रा में कर लगा दिया था और झूम कृषि पर प्रतिबंध लगा दिया था। महाजनों के द्वारा किया गया ये शोषण, ताड़ी बनाने पर प्रतिबंध। 1924 का अंतिम रंपा विद्रोह एक तेलुगु क्षत्रिय अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था, याद रखिएगा इस चीज को। और आप लोगों ने अगर देखा होगा RRR तो आप लोग बेटर वे में इसका जो स्टोरी है वो समझ पाते होंगे। देखिए लिखा है इनके पिता भ्रमणशील फोटोग्राफर थे और इन्होंने क्या कर दिया था? विद्रोह के समय इनके चाचा जो थे वो डिप्टी कलेक्टर थे और वो गांधीवाद से क्या थे? प्रभावित थे। आगे चलकर क्या होता है कि जेदो नाग, जिसने कि मणिपुर में क्या कर दिया था? जेलियांग सांग आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था। वह भी क्या थे? गांधीवाद से प्रेरित बताया जाता है। इसकी बहन गैडेनलियो ने नागालैंड को केंद्र बनाकर आंदोलन का नेतृत्व किया। गैडेनलियो के बारे में हम लोग अभी आगे काफी विस्तार में पढ़ेंगे, यहाँ पर केवल उनका नाम आया है। आगे देखिए संथाल विद्रोह। तो संथाल भागलपुर और राजमहल पहाड़ियों में निवास करते थे। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, भागलपुर और राजमहल की पहाड़ियों में, यानी बोल सकते हैं कि लगभग झारखंड बिहार के क्षेत्र के आसपास। ये लोग दीकुओं से क्या करते थे? घृणा करते थे। संथालों का शोषण किसने किया था? महाजनों ने किया था। और इन्होंने क्या किया? 50 से लेकर 500% की दर से ब्याज वसूलना प्रारंभ कर दिया था। पुलिस का भ्रष्टाचार, अदालतों से न्याय न मिलना,
ये इत्यादि ऐसे कारक थे जिसकी वजह से संथाल विद्रोही हो गए थे। संथालों को नेतृत्व जो है वो किसने प्रदान किया था? सिद्धू कान्हू ने। आप लोगों ने देखा होगा रांची में एक सिद्धू कान्हू पार्क भी है। फिर उसके बाद देखिए लिखा है कि सिद्धू ने अपने आप को जनजातियों के देवता ठाकुर जी का अवतार घोषित कर दिया। संथाल अंग्रेजों को भगाकर धर्म न्याय पर आधारित सतयुग स्थापित करना चाहते थे। उसके बाद लिखा है अंग्रेजों ने 15 से 20 हजार संथालों को मार डाला था। संथालों से समझौता करके एक अलग संथाल परगना भी बनाया था, जिसे कि दामन कोह क्षेत्र बाद में घोषित कर दिया। संथाली परगना बेसिकली एक क्षेत्र को बोलते हैं, जिसे कि बाद में दामन कोह की उपाधि दी गई। अब आगे देखिए बिरसा मुंडा, ठीक है। आगे देखिए लिखा है मुंडाओं में सामूहिक कृषि की जो प्रथा थी वो काफी ज्यादा प्रचलित थी। अंग्रेजों ने भूमि को व्यक्तिगत संपत्ति मान लिया था। व्यापारी, महाजन, जागीरदार, ठेकेदार जैसे लोगों के शोषण के कारण आदिवासियों ने ईसाई मिशनरियों से प्रेरित होकर न्यायालय में केस कर दिया, किंतु ये बाद में क्या हो गए? असफल हो गए। ऐसे में बिरसा आया जिसने कि आदिवासियों की बात को फिर से उठाया। बिरसा जेल में उस वक्त डाल दिया गया कि उसने क्यों बात उठाया। ऐसा सोचकर क्या हुआ? अंग्रेजों ने बिरसा को जेल में डाल दिया था। जेल से छूटने के बाद अपने गुरु आनंद पांडे के प्रभाव से बिरसा वैष्णव हो गया और उसने अपने आप को आदिवासियों के देवता ठाकुर जी का स्वरूप घोषित कर दिया। फिर देखिए क्या लिखा है कि डीकुओं को बाहर निकालने का आह्वान किया। बिरसा गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। 1900 ईस्वी में क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है, किंतु 1908 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पारित करके आदिवासियों के खूटी कट्टी अधिनियम को मान्यता प्रदान कर दी गई और बेगारी पर भी रोक लगा दी गई। देखिए ये हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें धार्मिक सुधार आंदोलन है बेसिकली, जिसमें कि आप लोग देखेंगे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी और सिखों का योगदान किस प्रकार से था, ये हम लोग आगे देखेंगे। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आप लोगों के सिलेबस में, अगर आप लोगों ने अपना मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस मेंस का देखा होगा तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपका एक फाइनल रिविज़न हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।